नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारियां हुई शुरू। कुंभ मेले में रायबरेली से चलेंगी 30 बसें। आपको बता दें, बसों की डिमांड के लिए शासन को भेजा गया पत्र। ज्यादातर श्रद्धालु रायबरेली से होकर जाते हैं प्रयागराज। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बढ़ाई गई बसों की संख्या। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दें कि कुंभ मेले की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। वहीं कुंभ मेले में रायबरेली से चलेंगी 30 बसें। बसों के डिमांड के लिए शासन को भेजा गया है पत्र। आपको बता दें, ज्यादातर श्रद्धालु रायबरेली से होकर जाते हैं प्रयागराज। वहीं सुविधाओं को देखते हुए बढ़ाई गई है बसों की संख्या। तो कुंभ मेले की तैयारी को लेकर यूपी में तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं कुंभ मेले के लिए 30 बसों को शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बसों के डिमांड के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया है। बता दें कि 16 जनवरी से शुरू होगी महाकुंभ की मेला। वहीं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का बलिया दौरा आज है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी कृषि वैज्ञानिक होंगे मुख्य अतिथि। विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचेंगे। स्नातक से स्नातकोत्तर तक कुल 23,342 उपाधि छात्रों को मिलेगी। कुलाधिपति विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी करेंगे। तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी कृषि वैज्ञानिक के मुख्य अतिथि भी होंगे। तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का बलिया दौरा बेहद अहम। कई मायनों में का स्नातकोत्तर तक कुल 23,000 से ज्यादा उपाधि छात्रों को दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। वो सुबह सीएम ऑफिस पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान सीएम आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। जिसके बाद आतिशी ने कहा कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इस कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। वहीं आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। ये कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताएं कि क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। नई मुख्यमंत्री आतिशी ने संभाला पदभार। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा।
जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार। वही खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में भी खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। बता दें कि तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद की पवित्रता को लेकर उठे विवाद की धमक कान्हा की नगरी तक आ पहुंची है। साधु संतों के बयान के बीच सपा सांसद डिम्पल यादव द्वारा मथुरा वृंदावन में मावों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाने के बाद जिला के खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ चुका है, जिसके बाद विभागीय टीम ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों से पेड़े के साथ अन्य मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं, जिससे नगर के मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। खाद्य विभाग की छापेमारी से ये हड़कंप है। विभाग ने दुकानों के सैंपल लिए हैं। डिम्पल यादव ने मेवों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान पैदा कर दिया है। आज यहाँ पे हमने वृंदावन में कई जगहों पे जांच की है। जो मंदिर के आसपास मिठाई की दुकानें हैं, डेयरी हैं, वहाँ से हमने खोया, पनीर, पेड़ा और अन्य जो दुग्ध पदार्थ हैं उनकी हमने जांच की है। तो अभी तक हमें कहीं भी कोई मिलावटी कुछ नहीं मिला। देखिए, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। तो ये 27 नमूने लिए गए, इसी माह लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट अभी प्रयोगशाला से हमें प्राप्त नहीं। मंदिरों में मैंने आपसे बताया कि जो हमारे यहाँ पे 10 मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, तो उनके पास भोग सर्टिफिकेट है और वो नियमित रूप से जो है उनको 6 महीने में अपने जो भी उनके यहाँ जो बनता है खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं भोग के लिए, वो सब उनका वो जांच कराते रहते हैं और वहाँ पे अभी तक कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है। किधर है उनको बुलाओ आपको। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक मथुरा से जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते उनकी तरफ। फारूक, छापेमारी की गई है दुकानों पर, क्या कुछ बरामद किया गया है खाद्य विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल बिल्कुल, तुलसी आपको बता दें कि जो खाद्य विभाग की जो छापेमारी है वो सुरक्षा आयुक्त वृंदावन पहुंचे और मथुरा में भी उन्होंने जांच करी है। कृष्ण जन्म स्थान पर जो प्रसाद का वितरण होता है और जो प्रसाद बाहर दुकानों पर बेचा जाता है उनकी भी जांच हुई है, क्योंकि मथुरा का जो है खासतौर से पेड़ा जो है वो प्रसाद के रूप में जाना जाता है और पेड़े की जो है जांच की गई है। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लाखों भक्त आते हैं, वहाँ भी प्रसाद की जांच की गई है। मावा से बने हुई बर्फी हैं और अन्य मिठाई हैं और पेड़े हैं, उनका भी जो है सैंपल लिया है। पूरी टीम जो है मैं FSSAI के साथ में टीम के साथ में आई और पूरी टीम ने जो है खाद्य सुरक्षा आयुक्त के साथ में छापेमारी करी है और मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं जहाँ पेड़ा बनता है और प्रसाद मिलता है उस प्रसाद की भी जो है पूरी तरह जांच की गई है। कुछ सैंपल लिए गए हैं जो मुख्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं और मुख्य प्रयोगशाला में अब उनकी जांच में थोड़ा सा आने में समय लगेगा, लेकिन एक जो पेड़े दिए गए थे वो मुख्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तो उनका कहना है कि उसमें थोड़ा संदिग्ध पाए गए हैं वो पेड़े, तो उसको देखना होगा। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर यानी तिरुपति जो बालाजी मंदिर है तो वहाँ का जो विवाद है, जो प्रसाद में मिलावटी चर्बी और मिलावटी घी का जो मामला सामने आया है, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है छापेमारी की जा रही है। और मथुरा में भी कई मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं और देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं।
और यहाँ पर भी एक प्रसाद में कहीं कोई मिलावट ना हो रही हो, मावा में कोई मिलावट नहीं हो रही हो, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद विपल यादव ने अभी हाल ही में बिल्कुल फारूक, लोगों की आस्था को फिर से ठेस ना पहुंचे इसके लिए जांच की जा रही है कि प्रसाद में किसी तरह का मिलावट ना हो। बहुत शुक्रिया फारूक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में शीर्ष सैन्य कंपनी स्पेस फोर्स के साथ बड़ा करार किया है। इसके साथ ग्रेटर नोएडा में जेयर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर का बड़ा प्लांट लगेगा। ये चीन के लिए बड़ी चुनौती बनेगी क्योंकि वो सेमीकंडक्टर के बलबूते लगातार सेना, स्पेस और आईटी क्षेत्र में भारत और अमेरिका को पीछे करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इससे भारत की निर्भरता भी उस पर कम होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं और मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी, मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है, जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत लोग हैं जिनका भारत से के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं।
और उस कंपैरिजन पे भी आप देखेंगे कि आपको +1 की पोजीशन वहां नजर आएगी। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वही खबर रामपुर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। वही हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को ठेले से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली मिलक थाना क्षेत्र के मोहल्ला असदुल्लापुर का बताया जा रहा है। तो पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया है और हालात ये हैं कि अस्पताल ठेले से युवक को अस्पताल ठेले से ले जाया गया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो हमले में युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है। हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया। तो घायल युवक को ठेले से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली मिलक थाना क्षेत्र के मोहल्ला असदुल्लापुर का बताया जा रहा है। तो पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला युवक पर किया गया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। आपको बता दें, गाजीपुर थाना गम्हर पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश जाहिर उर्फ सोनू मारा गया। वहीं इस मामले में 6 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए थे। तो लंबे समय से फरार चल रहा था 1 लाख का इनामी बदमाश, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर उसे गिरफ्तार किया। गाजीपुर के थाना गम्हर पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरी घटना बताई जा रही है। वही खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के पीएचडी छात्र नेता जैद शेरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आक्रोशित साथी छात्रों ने सैनिटरी गेट बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों नेताओं ने एएमयू डॉक्टर के साथ गिरफ्तारी को लेकर बैठक भी की है। बता दें कि एएमयू छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट है जैद शेरवानी, जिसके ऊपर धारा 307 समेत करीब 9 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। तो एएमयू छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट है जैद शेरवानी। आक्रोशित साथी छात्रों ने प्रदर्शन किया है और आपको बताते चले कि जैद शेरवानी पर धारा 307 समेत करीब 9 मुकदमे दर्ज है। तो जैद शेरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएमयू छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट है जैद शेरवानी।
छात्रों के साथ प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि छात्रों ने गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया था। वैद शेरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विरोध की कोई बात नहीं। ये बात ये खबर आई है कि जैद शेरवानी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो लड़के इस बात को जानकारी करने के लिए आए थे कि किस केस में किया है और कब किया है, क्या मामला है, इस चीज़ की जानकारी देने के लिए आए हैं। और लड़कों को हमने बता दिया कि हमारी भी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से ये है कि उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बात है। किस संबंध में? जय शेरवानी क्या पूर्व में भी एएमयू के छात्र था? पूर्व में ही, इस वक्त पर भी वो एएमयू का बोनाफाइड स्टूडेंट है। पीएचडी में उसका एनरोलमेंट है, इसमें MSW कोर्स है। तो इस वक्त पर वो पीएचडी का स्टूडेंट है, बोनाफाइड स्टूडेंट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।